हेलो एवरीवन। तो आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी, सेल की डिस्कवरी। इसके साथ साथ हमने कवर किया है सेल के पार्ट को और सेल ऑर्गेनेली को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे का कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रोजोम से। सेंट्रोजोम क्या है? तो सेंट्रोजोम भी एक सेल ऑर्गेनेली होता है और ये एनिमल सेल में पाया जाता है। और हम बता चुके हैं एनिमल सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है इससे पहले की वीडियो में। तो ये जो है एनिमल सेल में पाए जाते हैं और जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अंदर जो है सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम में। ये इनको बोलते हैं हम सेंट्रियोल्स। ठीक है। और ये सेंट्रियोल जो होते हैं सेल डिवीजन, जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसको स्टार्ट करते हैं यानी आरंभ करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है? तो स्पिंडल फाइबर एक धागों की मतलब फिलामेंट की एक नेटवर्क है जो कि सेल डिवीजन के दौरान बनता है, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है तब बनता है और क्रोमोसोम्स के मूवमेंट कराने में मदद करता है। कौन? ये जो है स्पिंडल फाइबर। अब हम बात करते हैं आगे सेल डिवीजन की। तो एक छोटी सी सेल है वो इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देती है। कहने का मतलब है कि जो सेल हम नेक्ड आइट से नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं, और वो एक सिंगल सेल जो है वो इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार कर देती है। एक आप देख पाते होंगे कि एक छोटा बच्चा है, फिर वो बड़े बच्चा मतलब थोड़ा चाइल्डहुड में जाता है, इन्फेंट है चाइल्डहुड में जाता है, फिर किस में जाता है, अर्ली चाइल्डहुड से बाद वो लेट में जाता है, फिर एडोलिसेंस में जाता है, अडल्टहुड में जाता है, ओल्ड एज में जाता है। तो ये सब जो है सिक्वेंस है, कैसे चल रही है, एक बच्चा जो है छोटे से बड़ा कैसे हो रहा है, तो वो सेल डिवीजन के दौरान हो रहा है। सेल डिवीजन के द्वारा ही हो रहा है। जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ा नहीं हो, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं हो पाएगा एक सिंगल सेल से। तो जो है सेल डिवाइड होती हैं। ऐसे ही आप देख पाते होंगे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, बताते हैं कि भाई ये वाला फेस वॉश यूज़ करो, ये वाला फेस वॉश यूज़ करके आप जो है अपनी जो आपके फेस की स्किन है यहाँ से आप डेड स्किन निकाल सकते हैं, आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग बन सकती है। वो किस वजह से? क्योंकि जो डेड स्किन की लेयर है वहाँ से हट जाएगी और वहाँ पे जो है उस लेयर की जगह जो है आपकी न्यू सेल्स जो है आ जाएंगी, न्यू सेल की लेयर। लेकिन वो आई कैसे? अगर सेल डिवाइड ना होती क्या वो आ पाती? नहीं आ पाती। तो सेल जो है डिवाइड होती हैं। ठीक है। सेल डिवीजन होता है आपकी बॉडी में। ठीक है। वैसे ही आपके कहीं चोट लग जाती है तो वो भर कैसे जाती है, चोट जो है रिपेयर कैसे हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे सेल का डिवीजन होता है। अगर सेल का डिवाइड ना होती तो वो आपकी रिकवरी ना होती। ठीक है। तो ये सब पॉसिबल होता है सेल डिवीजन के दौरान। और अगर हम बात करें कि सेल डिवीज़न जो है हर एक ही रेट से नहीं चलता। अगर जैसे बच्चा है, अगर वो मतलब इन्फेंट से चाइल्डहुड में जा रहा है, अर्ली से लेट में जा रहा है, तो वहाँ पे जो है सेल का डिवीज़न का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। फिर जब वो एडोलिसेंस से एडल्टहुड में जा रहा है तो वहाँ पे कम रेट होगा सेल डिवीज़न का। जब वो ओल्ड एज में जाता है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सेल डिवीज़न का रेट। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब ओल्ड एज में आप देख पाते होंगे कि जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी हड्डियाँ नहीं जुड़ पाती हैं, अगर टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न का जो रेट है वो स्लो होता है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में टू टाइप्स के सेल हो जाते हैं, डिप्लॉइड सेल और हिप्लॉइड सेल। हमारी बॉडी जो है हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डिप्लॉइड सेल होती है। लेकिन ओवा एंड स्पर्म को छोड़ के, क्योंकि उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हिप्लॉइड सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो हिप्लॉइड सेल होती हैं उनका डिवीजन होता है मियोसिस के दौरान, और जो डिप्लॉइड सेल होती हैं उनका डिवीजन होता है माइटोसिस के दौरान। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब ग्रोथ का मतलब एक हाइट से ही नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है कहीं आपके चोट लग जाती है वहाँ पर रिपेयरमेंट का मतलब भी क्या होता है? ग्रोथ ही होता है। हर एक जो लाइफ है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है जब ओवा एंड स्पर्म मिलते हैं, क्योंकि ओवा एंड स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब वो 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं 46 बना देते हैं और डिप्लॉइड सेल बन जाती है जाइगोट, और यहाँ से ही जो है जिंदगी की शुरुआत होती है एक, यानी जीवन जो है आरंभ होने लगता है। सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जब तक कि सेल अगर डिवाइड नहीं करेंगे, 1 से 2 में नहीं जाएंगी, फिर वो आगे दो सेल हैं वो आगे फर्दर डिवाइड करेंगी, तो एक कंटिन्यूटी जो है लाइफ की बनी रहती है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब एक पेरेंट, जो एक सिंगल पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, यानी जो सेल डिवाइड होती है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं, जो 2 सेल बनाती है उसको बोलते हैं डॉटर सेल। और माइटोसिस में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही क्या होते हैं? डॉटर सेल में जाते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो वो डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरती है। उन फेजेस की जिन जिन फेजेस से वो निकलती है उसकी सीक्वेंस को ही सेल साइकिल के नाम से जानते हैं।
अगर हम बात करें व्हेन सेल साइकिल, जब सेल जो है एक एंटर करती है सेल साइकिल में तो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। जैसे अब जब सेल जो है डिफरेंट फेजेस से गुजरेगी डिवाइड होने के लिए, सबसे पहले वो क्या करेगी, डीएनए को सिंथेसिस करेगी, अपने जैसे सेल ऑर्गेनेली बनाएगी, एक और डुप्लीकेट करेगी, प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। ये सब प्रोसेसिंग वो करती है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। सेल साइकिल जो होती है वो दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एमफेज। आप देख सकते हैं इंटरफेज के भी आपके क्या होते हैं, फर्दर 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2। इंटरफेज का प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो सेल है वो यहाँ पे क्या करती है, अपनी मतलब डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन करती है, और फिर उसके बाद एम फेज में जाके वो सेल जो है डिवाइड हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे जीवन में तो जो इंटरफेज है वो प्रिपरेटरी फेज होती है, क्योंकि सेल जो यहाँ पे प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए। तो सेल सबसे पहले क्या करेगी, मतलब ग्रोथ करेगी, सेल प्रोटीन बनाएगी, आरएनए के सिंथेसिस अपने जैसे सेल ऑर्गेनेली बनाएगी, डीएनए डबल करेगी, जब तो जाके वो डिवाइड हो पाएगी। तो इन तीनों फेजेस में G1, S और G2 में वो सब प्रिपरेशन करती है सेल, और एम फेज में जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो होते हैं 2 सक्सेसिव एम फेज का जो है बिटवीन फेज होते हैं। कहने का मतलब है कि G1 से स्टार्ट होगी, G1 के बाद वो गई S में, और S के बाद गई G2 में, और G2 के बाद गई M से। लेकिन वो फिर जब M में जाएगी तो एक सेल जो है वो 2 सेल में जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये सेल भी तो फिर G1 से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब है कि वो G1 पे ही एंड होती है, G1 से ही स्टार्ट होती है। तो ये जो है इंटरफेस जो है वो क्या है, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज होती है। और इसमें क्या क्या होता है, इंटरफेज में सेल का डिवीजन के लिए तैयार होती है, सेल का डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। सेल अपने जैसे ऑर्गेनेली को डुप्लीकेट करती है, सेल डुप्लीकेशन नहीं, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा कि सेल के ऑर्गेनेली क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है, अपना मतलब डीएनए डबल हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि 95% जो है सेल साइकिल इज इंटरफेस। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं, तो जैसे अगर बात करें कि आज से 4 दिन बाद आपका बर्थडे है, तो आप 3 दिन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, 4th डे आपका बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन तैयारी सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया आपने वो 3 दिन दिया, यानी प्रिपरेशन में दिया। तो उसी तरह से जब सेल डिवाइड करती है तो वो इंटरफेज में कहने का मतलब है कि जब अगर एक सेल डिवाइड होने के लिए 24 घंटे लेती है तो 23 घंटे वो केवल प्रिपरेशन करती है, और बचे हुए 1 घंटे में वो डिवाइड हो जाती है। तो इंटरफेज ही तो प्रिपरेटरी फेज है। तो 95% ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल की यहाँ लगती है, और केवल 5% में वो क्या कर देती है, डिवाइड हो जाती है, यानी एम फेज में लगता है 5%। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है इंटरफेज में, वो इसलिए लगता है क्योंकि जब सेल है वो एक 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, तो उसमें क्या होगा कि जब 46 क्रोमोजोम्स हैं, डिप्लॉइड सेल तभी तो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो रही है, तो उसके पास 46 क्रोमोजोम्स हैं, तो अपनी डॉटर सेल को 46 क्रोमोसोम देगी, अपने जैसे सेल ऑर्गेनेली देगी, तो उन सेल ऑर्गेनेली को बनाने के लिए से प्रोटीन भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए। और जब प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड से ही मिलकर बनते हैं, तो प्रोटीन लिपिड भी बनाना पड़ेगा। जब प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए आरएनए भी बनाना पड़ेगा। तो इन सब की जो प्रिपरेशन है वो इंटरफेज में करती है, इसलिए सेल को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंटरफेज में। इंटरफेज का समझ आया। एम फेज में क्या करती है, वो डिवाइड हो जाती है। जो भी उसने प्रिपरेशन करी है इंटरफेज में, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसने बनाए हैं सेल ने इंटरफेज में, उन सब का यूज़ करके वो सेल जो है डिवाइड हो जाती है। और एम फेज इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ स्पीसीज। कहने का मतलब है कि जो एम फेज है जिसमें जो सेल है वो डिवाइड होती है, वो हर एक स्पीसीज में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं जैसे कि हिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल की, तो हिप्लॉइड सेल में क्या होती है, मियोसिस होता है, और डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की। तो इंटरफेज में क्या होती है, एक लंबी होती है, क्योंकि 23 जो आर हैं एक सेल को इंटरफेज में ही लग जाते हैं। इसमें सेल जो है कोई डिवाइड नहीं होती है, केवल प्रिपरेशन करती है, सेल जो है ग्रो करती है। मोस्ट एक्टिव स्टेज होती है, और इसमें क्या करती है, डीएनए रिप्लिकेशन भी अकर होता है इस फेज में, आगे जाके आप पढ़ोगे। और इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि सेल जो है यहाँ पे डिवाइड नहीं होती है, केवल क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। अब जीवन फेज की बात कर रहे हैं, तो जीवन फेज में क्या करती है सेल, ठीक है। जीवन फेज में अगर हम बात करें तो सेल यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि जीवन फेज जो है वो एस फेज के इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन होता है एस फेज में और माइटोसिस होता है इसके बाद। तो उनसे पहले की अवस्था कौन सी होती है, जीवन फेज होती है। इसमें कोई भी डीएनए डबल नहीं होता, कोई भी डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता। केवल जो जीवन फेज है उसमें होता क्या है कि आरएनए का सिंथेसिस, मतलब सॉरी, जो जीवन फेज है उसमें केवल क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसिस होता है, क्योंकि आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी होता है सेल के डिवीजन के लिए। तो जीवन फेज
में मैं खुद से बता रही हूँ, ऐसी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रख लेना कि जीवन फेज में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए जरूरी है, तो आरएनए को भी सिंथेसिस करना पड़ेगा। क्यों प्रोटीन बना रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन जो है सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, और बहुत सारे एंजाइम जो सेल को डिवीजन कराते हैं यानी कोशिका का विभाजन करते हैं, उन एंजाइम्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सेल ऑर्गेनली, जो सेल ऑर्गेनली हैं वो भी क्या होंगे? डुप्लीकेट होंगे, और सेल जो है अपने साइज में बढ़ेगा। जब सेल अपने साइज में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई उसके अंदर प्रोटीन भी सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए भी सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम्स भी बन रहे हैं, तो अपने सेल साइज जो है बड़ा होगा। और लेंथ जो है जीवन फेज की वो क्या करती है? वरी करती है, मतलब सेल टू सेल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स जो होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं जीवन में, लेकिन कुछ सेल जो होती हैं वो मतलब जो है जीवन फेज में ज़्यादा टाइम, क्योंकि जो सेल को डिवाइड नहीं होना होता वो बहुत देर तक जीवन में पड़ी रहती हैं, जीवन फेज में पड़ी रहती हैं, लेकिन जिनको डिवाइड होना रहता है फर्दर एस में जाती हैं, एस से G2 में जाती हैं, और फिर जाके डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इंटरफेज में हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? इंटरफेज के जीवन में पढ़ा कि केवल आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, ये सब बनता है यहाँ पे, और सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट होते हैं और सेल का साइज बढ़ जाता है। तो देखो इसमें ये सब आपको शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं जीओ फेज की। जीओ फेज का मतलब क्या है? जी जीरो फेज का मतलब क्या है? ओ नहीं है, जीरो है। जी जीरो फेज का मतलब क्या होता है? जी जीरो फेज का मतलब होता है कि जो सेल आप डिवाइड नहीं करना चाह रही हैं, ठीक है, तो वो सेल क्या करती हैं? वो इसको रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे ही क्या करने लगती हैं? रुक जाती हैं। मतलब वो एक्टिव तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो आगे कभी डिवाइड नहीं होंगी, जब उनका मन करेगा वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जीवन में ही रुक जाती हैं, और इसलिए इनको जियो फेज कहा जाता है। और जब इनका मतलब सेल पोज कर देती हैं, रिज्यूम, जब चाहे वो सेल डिवीजन कर सकती हैं, या फिर रिज्यूम कर देती है। जैसे लीवर सेल है, लीवर सेल को बोलते हैं कि जब जरूरत पड़ती है लीवर सेल तभी डिवाइड होती है, वैसे डिवाइड वो सेल नहीं होती है। ठीक है, यानी सेल साइकिल यहाँ पे पोज हो जाती है, जब मन करेगा वो क्या करेगी? आगे जाके डिवाइड कर लेगी। अब हम बात करते हैं एस फेज में। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, और इसमें क्या होता है एस फेज में? अगर हम एस फेज की बात करें तो इसमें डीएनए की डबलिंग होती है, और मतलब इसमें डीएनए डबल होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, और जो अमाउंट है न्यूक्लिक एसिड की वो भी डबल होती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं आगे जाके, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए है, डीएनए का कंटेंट बढ़ गया है, लेकिन जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़े हैं। सेंट्रोमर, आपको पता होता है कि जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमर होते हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिनोट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ सेंट्रोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये क्या है? सेंट्रोमर। यहाँ पे भी एक सेंट्रोमर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमर है, लेकिन इसने क्या किया है? डीएनए ने अपना जैसा ही एक क्या कर लिया है? रिप्लीकेट कर लिया है, बना लिया है, क्योंकि इसको किसको देना है? अपने डॉटर सेल को देना है। नीचे भी देख सकते हो क्रोमोसोम्स भी एक ही, क्योंकि क्रोमोसोम्स नहीं बढ़े हैं, केवल डीएनए का कंटेंट बढ़ा है, डीएनए डबल हुआ है। ठीक है, कभी आप सोचो क्रोमोसोम्स डबल हुआ? नहीं, इसमें कोई क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ती है, केवल आपका डीएनए डबल होता है, डीएनए का अमाउंट, और डीएनए रिप्लिकेट करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ? डीएनए रिप्लिकेट किया। अब इसको क्या बोलते हैं? ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब होमोलोगस है क्योंकि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको होमोलोगस बोलेंगे, जो एक जैसे नहीं दिखाई देते उनको नॉन होमोलोगस बोलेंगे। अब जब एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों, ये क्या है? ये होते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, अब एक ही जब होमोलोगस है तो जब दोनों इनकी क्रोमेटिड को जोड़ेंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे दोनों। लेकिन अगर एक इस वाले की जोड़ें टांग, एक इस वाले की जोड़ दे, तो ये क्या बन जाएगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? सेंट्रोमर से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर एक सेंट्रोमर है तो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमर है तो दो नंबर ऑफ। इसमें केवल आपका डीएनए जो है अपना डुप्लीकेट बना रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखो जीवन फेज में क्या था? आपको जीवन फेज में क्या दिख रहा है? डीएनए इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर, तो डीएनए आपको इस तरीके के दिखाई देने। लेकिन अगर जैसे ही आप एस फेज में गए तो आपको डीएनए क्या दिखाई देने? अपने सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए हैं डीएनए ने, मतलब अपनी जैसे डुप्लीकेट बना लिए हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स तो नहीं बढ़ाए ना उन्होंने। देखो आप ढंग से देखो, सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए हैं लेकिन क्रोमोसोम्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, और ये जाके जो क्रोमोसोम्स है ना वो कहाँ दिखाई देंगे? जब सेल डिवीजन करेंगे ना तो वहां जाके ये अच्छे से दिखाई देंगे, रोड लाइक। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जब पहले सेल के बारे में, तो हमने बात की थी कि जो सेल, जो क्रोमोसोम्स है रोड लाइक, वो जब सेल डिवीजन होती है तभी दिखाई देते हैं, नहीं तो क्रोमेटिन वो उलझे उलझे से ही पड़े रहते हैं, कंडेंस नहीं होते। कंडेंस वो तभी होते हैं क्रोमोसोम्स में चेंज होने के लिए क्रोमेटिन मटेरियल, जब वो सेल डिवाइड करती है। ठीक है,
तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये दोनों क्रोमेटिड हो गए। यहाँ पे मतलब उसने क्या किया है, केवल अपना जो है कंटेंट बढ़ाया है डीएनए ने, ये डीएनए ने अपना कंटेंट बढ़ाया है, कोई क्रोमोसोम्स नहीं बना। यहाँ पे जो है एक ही नंबर का सेंट्रोमर है, तो एक ही नंबर का क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा। अगर हम बात करें G2 फेज की, तो G2 फेज में क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेली G1 फेज में डुप्लीकेट नहीं हो पाए थे वो होते हैं इसमें डुप्लीकेट। डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है किसमें, G2 फेज में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए, किसमें, G2 में। सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो सेल, क्योंकि प्लांट सेल भी तो डिवाइड करती है ना, तो प्लांट इसमें क्या क्या होता है, प्लांट सेल के लिए क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है जब G1 फेज की बात करें तो G1 में भी सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो गए, लेकिन वहाँ पे नहीं होते, वो यहाँ पे G2 फेज में हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा नेक्स्ट फेज के लिए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा G2 फेज में। क्यों, क्योंकि ट्यूबलिंग फाइबर के लिए। ट्यूबलिंग फाइबर क्या होते हैं, ट्यूबलिंग फाइबर होते हैं जो सेंट्रियोल्स का मूवमेंट कराते हैं। हमने पढ़े थे ना, सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, तो उन सेंट्रियोल का मूवमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्रोटीन भी और क्या होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम फेज की, यानी अब तीनों फेज हमने पढ़ ली हैं। इंटरफेस में G1 पढ़ लिया हमने, S पढ़ ली, G2 पढ़ ली। अब हम बात करते हैं एम फेज की, यानी माइटोसिस की। इसमें क्या होता है कि जो सेल, जो प्रिपरेशन करी है सेल ने, उन सब जो बनाया है उन सब का यूज़ करके सेल जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। सेल के दो प्रोसेसिंग होते हैं जो माइटोसिस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस, तो यहाँ पे क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि बिल्कुल इक्वल चीज़ें जो हैं वो अपने डॉटर सेल को पेरेंट सेल देती है, और इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। सोमेटिक सेल में होती है। सोमेटिक सेल का मतलब है जो ओवा एंड स्पर्म को छोड़ के जितनी भी सेल हैं सब में ये माइटोसिस होती है। और ऑल्सो फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल इन द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी प्लांट के जो कि एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है, मतलब एरिया है, वहाँ पे भी ये क्या होती है, माइटोसिस ही होती है। ठीक है, अब हम माइटोसिस की बात करें तो देखेंगे माइटोसिस के बारे में। स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, इट इज़ एन इलेबोरेट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इन सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट चेंजेस इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंजेस होते हैं। दो मेजर इवेंट होते हैं जो कि माइटोसिस के दौरान होते हैं, वो है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि जब न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है जब साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। इसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। माइटोसिस के आगे फर्दर स्टेप होते हैं जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से जाना जाता है। ये फर्दर स्टेप्स अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में दो स्टेजेस होती हैं, अर्ली और लेट। अगर हम प्रोफेज की बात बताएं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका क्रोमोसोम्स मटेरियल है वो कंडेंस होकर किसमें, बिल्कुल कॉम्पैक्ट मायोटिक क्रोमोसोम में बन जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी जब पहले सेल के बारे में पढ़ा था, पहली वीडियो में हमने देखा था, तो उसमें क्या बताया था कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कब कंडेंस होता है, जब सेल डिवीजन होती है, बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स में दिखने लगता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो प्रोफेज में क्या होने लगता है कि जो वो क्रोमोसोम मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड होने लग रही है, तो क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाएगा। और क्रोमोसोम्स जो है आपको दो क्रोमेटिड से जुड़े हुए दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमोसोम्स, एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड, और बीच में क्या है, ये सेंट्रोमर, यही तो है। तो सेंट्रोमर से दोनों क्रोमेटिड जो है वो क्या दिखाई देंगे, जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो सेंट्रोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था, इस फेज में उनका डुप्लीकेशन हो गया, तो वो जो सेंट्रोसोम्स हैं जो डुप्लीकेशन हुआ था वो किधर भागने स्टार्ट हो जाएंगे, वो रेड मतलब किधर होंगे, वो जो सेंट्रोसोम्स थे उनका डुप्लीकेशन हुआ था वो पोल्स की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो सेंट्रोसोम्स है ये किधर भाग रहे हैं, पोल्स की तरफ भाग रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे? ठीक है, फिर अगर हम उसकी आगे बात करें तो क्या हो रहा है इसमें, एक तो सेंट्रोसोम्स पोल की तरफ भाग रहे हैं, आपको क्रोमोसोम्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस हो चुका है इस वाली फेज में। इसके साथ साथ जो सेंट्रोसोम्स हैं वो रेडी आउट कर रहे हैं माइक्रोट्यूबल्स, दिखाई दे रही है जो रेडिएट दिखाई दे रही है, ये जो इस तरीके की, ये जो रेडी आउट कर रही हैं क्या, माइक्रोट्यूबल्स। और माइक्रोट्यूबल्स को क्या बोलते हैं, एस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, एस्टर्स के नाम से, ASTER। और ये जो एस्टर्स हैं, ये जो
दो एस्टर मिलके क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और स्पिंडल फाइबर किस लिए हेल्पफुल थे, स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट कराने में हेल्पफुल थे। उनको कौन बना रहे थे, अभी हमने बात की थी, जो सेंट्रियोल्स थे। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर भी हो गए हैं, सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर को बना रहे हैं, जो कि क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो प्रोफेज में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रोफेज में दिखाई दिया कि क्रोमोसोम और मटेरियल कंडेंस होकर बिल्कुल क्रोमोसोम्स बना दिए हैं, जो कि दो क्रोमेटिड से जुड़े, मतलब सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। और इसमें सेंट्रोसोम्स का जो है डुप्लीकेशन जो एस फेज में हुआ था, वो जो सेंट्रोसोम्स हैं वो पोल की तरफ भाग रहे हैं, उनसे माइक्रोट्यूबल्स निकल रहे हैं, जिसको एस्टर्स बोलते हैं। दो एस्टर को मिला के स्पिंडल फाइबर जाना जाता है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, अगर इस वाली फेज को अगर आप किसके नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि इसमें जो है न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई नहीं देगी आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखाई देगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखाई देगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इसमें क्या होने लगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होने लगी है, डिसइंटीग्रेट होने लगी है, और मतलब है ना, और जो ये जो सेल ऑर्गेनली है वो भी कैसे होने लगे हैं, आपको दिखाई, मतलब दिखने बंद हो गए हैं इसमें। ठीक है, डिसअपेयर हो गए हैं। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनली है वो डिसअपियर्स हो गए हैं प्रोफेज में आके, और जो सेंट्रोमर हैं वो किधर भागने लगे हैं, पोल्स की तरफ। क्रोमोसोम्स बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल रोड शेप लाइक स्टिक, आप बिल्कुल जान पा रहे हैं इसमें। ठीक है, इतना हुआ किसमें, प्रोफेज में। आगे देखते हैं, अब जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर एनवलप है बिल्कुल गायब हो गई, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन ही तो दिखाई दे रही है आपको बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं दिखाई दे रही। जो न्यूक्लियर एनवलप है, जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिला के न्यूक्लियर एनवलप बना था, वो भी बिल्कुल हट गया है यहाँ से, क्योंकि प्रोफेज में क्या हो गया था, उनका न्यूक्लियर एनवलप का क्या हो, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। अब मेटाफेज में आते आते बिल्कुल कंप्लीट जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर एनवलप का, और जो है ये ही क्या शो करता है कि जो ये है सेल है वो कौन सी इसमें आ गई है, मेटाफेज में आ गई है। अब जब एक न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही तो बाउंड रहता है अंदर कवर, जब न्यूक्लियर एनवलप ही हट गया तो वो साइटोप्लाज्म में घूमते फिरेंगे कौन, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स किधर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या था, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, जिधर भी देखो साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा था, इस वाली स्टेज में कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम्स का वो भी कंप्लीट हो गया था। अब जो क्रोमोसोम्स है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से बने हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, उनकी जो दो वो होते हैं उनको क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रोमियर जो होते हैं, उनके ऊपर आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी, डॉट डॉट लाइक, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से ऊपर, मतलब यहाँ पे मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो है एक और स्ट्रक्चर नजर आएगी, जिसको बोलते हैं काइनोटोकोर्स। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेंट्रोमियर से नहीं अटैच होंगे, ये काइनोटोकोर से अटैच होंगे, जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, तो जो एक डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है सेंट्रोमियर के सरफेस पे, जो सेंट्रोमियर क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, इनके सरफेस के ऊपर क्या दिखाई देगी, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देगी, और उससे ही जो स्पिंडल फाइबर है जो निकल रहे थे, ये उससे क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, किससे, क्रोमोसोम, मतलब किससे, स्पिंडल फाइबर से ये क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगे। कौन, जो किंटोकोर्स है, इनसे क्या हो जाएंगी, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो जाएंगी। फिर इसमें क्या होगा कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स है वो आपको दिखाई दे रही है ना, एक सीक्वेंस में आके क्या करेंगे, इस तरीके से इक्वेटर प्लेट पे जो आके ये लेट जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स है सो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, आके ये लेट गए, बिल्कुल एक उसमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपका, सेंट्रोमर नहीं, ये क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से निकले स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़े, आके किंटोकोर से, और ये किधर है, एक इक्विलेटर प्लेट पे, उसको बोल सकते हैं एक इक्विलेटर प्लेट, या फिर जिस डायरेक्शन में लेट रहे हैं सबको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, क्योंकि मेटाफेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो मेटाफेज प्लेट के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या की पॉइंट देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं काइनोटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, तो किधर, इक्वेटर पे, बिल्कुल प्लेन आ गए ना, मूव करते करते बिल्कुल एक प्लेट इक्वेटेरियल पे क्या हो गए, लेट गए हैं बिल्कुल एक। ठीक है, बोथ पोल्स से क्या हो गए हैं, और ये जो है कनेक्ट हो रहे हैं, कौन,
कौन कनेक्ट हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स। किससे? स्पिंडल फाइबर से। आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट फेज में बात करते हैं आगे क्या हुआ। तो अगर हम बात करें मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए, मतलब सीक्वेंस में अरेंज हो गए हैं, और इसमें पोल पर मतलब क्या होते हैं, सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं सेंट्रोमर से, और वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं बल्कि किससे? किंटोकोर से अटैच होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में अरेंज हो गए ना, इसको क्या बोला है? मेटाफेज प्लेट के नाम से जाना है। तो मेटाफेज में आके ये चीजें होती हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम्स थे, जो स्पिंडल फाइबर की लेंथ है उनको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर थे ये क्या हो गए हैं, इनकी जो स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से ही तो निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम्स में जो सेंट्रियोल थे वही तो स्पिंडल फाइबर निकाल रहे थे, और वो स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, सेंट्रोजोम, ये जो सेंट्रोजोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर की क्या कर रहे हैं, लेंथ को छोटा कर देते हैं, और बीच में से क्रोमोसोम्स को क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स दो दो हिस्सों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो बिल्कुल पोल पे ऊपर जाके क्या करने लगते हैं, पहुंच जाते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और क्रोमेटिड जो है अपोजिट पोल पर भागना क्या कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें हर एक क्रोमोसोम्स क्या है, मेटाफेज प्लेट से क्या हो गया है, टूट गया है, और दो टोटल क्रोमेटिड में क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो ये क्या थे, पहले क्या थे, ये एक साथ थे, अब ये बीच में से क्या हो गया, टूट गया, मतलब स्प्लिट हो गया। तो ये किस में चेंज हो गए हैं, अब ये दो हिस्सों में चेंज हो गया, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, और ये क्या है आपके सेंट्रियोल्स। ठीक है, और ये क्या है आपके क्रोमेटिड, दिखाई दे रहे हैं, ये तो है आपके क्रोमेटिड, ये हैं आपके सेंट्रियोल्स, और ये क्या है आपके स्पिंडल फाइबर। ये दो हिस्सों में ऊपर ऊपर क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स ये एक डॉटर सेल में चले जाएंगे, और ये 46 क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल में चले जाएंगे। जब तक क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड से जुड़े हुए हैं, यानी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, जब तक उनको क्रोमोसोम नहीं कहा जाएगा। जब क्रोमेटिड बिल्कुल अलग हो, अब इनको क्रोमोसोम्स का संख्या दी जाएगी। ठीक है, और ये अपोजिट पोल पे भागना शुरू कर देंगे। अब टीलोफेज में क्या आता है, टीलोफेज में देखो जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या हो रही है, टीलोफेज में आते आते क्या होता है कि क्रोमोसोम्स तो स्प्लिट कर गए, अब क्रोमोसोम्स क्या होगी, टीले पर पहुंच गए, मतलब बिल्कुल अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें मतलब वापस जैसे डिसअपियर हुई थी ना मेटाफेज में, बिल्कुल खत्म हो गई थी, अर्ली प्रोफेज में खत्म हो गई थी, लेकिन मेटाफेज में बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, लेकिन वो फिर से वापस आने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल है वो फिर से वापस आ जाएंगे, और ये जो है दो हिस्सों में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगे। और ये जो टीलोफेज में क्या होने लगेगी, ये जो बीच से जो लेयर है ना, ये अंदर को धसी धसी दिखाई देगी इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्लीवेज फ्यूरो। ये किस लिए होगी, क्योंकि अब क्या करना है, अब न्यूक्लियस को तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, न्यूक्लियस तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेकिन अब क्या करना है, साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। वो कैसे होगा, क्लीवेज फ्यूरो को क्या बोलते हैं इसको, साइड, क्योंकि ये अंदर को धसेगी, अंदर को धसेगी धसेगी, और फिर ये क्या हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया। तो एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया था, क्योंकि स्पिंडल फाइबर छोटे हो गए थे, बीच में से फट गए थे क्रोमोसोम्स, और अपोजिट मतलब पोल्स पे जो है पहुंच गए थे। ठीक है, और क्रोमोसोम्स भी आपके चार तरीके के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोमेट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो सबकी जो शेप है वो अलग अलग होती हैं, और इसी सेपरेशन के दौरान देखते हैं कि क्या क्या मतलब कौन से क्रोमोसोम से मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, ये एनाफेज में ही पता चलता है। ठीक है, अब एनाफेज में सुनो एक और इम्पोर्टेंट बात, एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 हो जाते हैं, ये याद रखना। एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब हमने बात कर ली किसकी, टीलोफेज की भी बात हो गई ना। टीलोफेज में आके क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो गए, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो वापस आ गई, सारे सेल ऑर्गेनल वापस आ जाते हैं, रीअपेयर हो जाते हैं, और ये जो है क्लीवेज फ्यूरो जो है इसमें होने लगता है, क्योंकि अब क्या करना है, साइटोप्लाज्म को अलग करता है। न्यूक्लियस तो अलग हो गया क्योंकि क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो गए थे, अलग अलग पोल पे पहुंच गए थे, तो यहाँ से तो न्यूक्लियस तो अलग हो गया, लेकिन अब क्या करना है, हमें साइटोप्लाज्म को अलग करना है। तो अब ये हमने एक एक पिक्चर में देखा, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो अब माइटोसिस में हुआ क्या, सुनो अब
इंटरफेस में क्या हुआ था, प्रिपरेशन कर रही थी सेल अपनी हर चीज, उसने सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कर लिया था इंटरफेस में। इंटरफेस अलग अलग नहीं बता रही अब मैं, G1 S G2 तीनों फेसेस में जो जो भी हुआ वो बता रही हूँ। इंटरफेस में क्या करा था उसने, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कर लिए थे, प्रोटोसिंथेसिस मतलब सॉरी प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया था, डीएनए डबल कर लिया था अपना, ठीक है, ये सब उसने प्रोसेसिंग कर ली थी। अब जब वो प्रोफेज में आई, तो जब वो सेल, प्रोफेज का मतलब है एम फेज में आ गई, यानी एम फेज की फर्स्ट स्टेप में आई। इसमें क्या होती हैं, दो फेजेस होती हैं, अर्ली और लेट। जब सेल डिवाइड होने के लिए अर्ली प्रोफेज में आई, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो जिसको न्यूक्लियस को कवर कर रखी थी, वो क्या होने लगी है, क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी डिसइंटीग्रेट सी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो सेंट्रियोल्स हैं वो पोल्स पे पहुंच गए हैं, पोल्स पे पहुंच गए हैं। और जो इनके अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या हो रहा है, लेट प्रोफेज में आके कंडेंस हो गया है। ये देखो, ये क्रोमेटिन मटेरियल था, ये आगे कंडेंस हो गया है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। और जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या हो गए हैं, अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। इतना दिखाई दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आके क्या हो रहा है, प्रो मीटाफेज में आके क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ देखो, सेंट्रियोल्स तो पहुंच गए इधर, किधर पहुंचे, इधर सेंट्रियोल पहुंच गए भाई, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए नहीं। और ये जो है आपको क्रोमोसोम्स बिल्कुल अरेंज दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कंडेंस हो गया, जो मटेरियल था क्रोमेटिन मटेरियल वो कंडेंस हो गया। और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड भी आपको दिखाई दे रही होंगी, और एक सेंट्रीमियर से क्या है, अटैच है। दिखाई दिया इतना। अब जब आप मेटाफेज में आएंगे, तो मेटाफेज में जब आप आ रहे हैं, मेटाफेज में आके क्या हुआ कि जब आप मेटाफेज में आए तो जो क्या था, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, यहाँ से गायब हो गई है। और जो सेल ऑर्गेनेली है वो भी क्या हो गए हैं, यहाँ से सब डिसअपियर हो गए हैं। अब क्या दिखाई दिया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक मतलब सीक्वेंस में लाइनरी अरेंज हो रहे हैं। और जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या है, अपने अंदर क्या निकाल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर निकाल रहे हैं। और स्पिंडल फाइबर से क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, अटैच है। अब क्रोमोसोम्स किससे अटैच रहते हैं, सेंट्रोमियर से, लेकिन सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है कैंटोकोर्स, उससे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब क्या हुआ, जब एनाफेज में आए, एनाफेज में आके क्या हुआ कि जो सेंट्रोसोम्स हैं उन्होंने स्पिंडल फाइबर को छोटा किया। जब स्पिंडल फाइबर को छोटा किया तो क्या हुआ, बीच में से सेंट्रोज, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्प्लिट कर गए हैं। और क्या हो गई है, अब ये दो न्यूक्लियस मतलब दो हिस्सों में क्या हो गई है, ये डिवाइड हो गई है। अब जब तुम टीलोफेज में जाओगे, तो टीलोफेज में जाके देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई है आपके, और सेल ऑर्गेनेली भी आ जाते हैं वापस। और जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये किधर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो टीलोफेज है उसमें एक चीज और होती है कि जो आपके जो कंडेंस हुए थे ये क्रोमोसोम्स, वो वापस डीकंडेंस हो जाते हैं टीलोफेज में, मतलब वही क्रोमेटिन मटेरियल में आके ये फिर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसा वो डीएनए प्रोटीन्स जो होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, वो उसी तरीके से जो है, जैसी पहली वाली स्टेज थी उसमें आके ये टीलोफेज में बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। क्योंकि सेल जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस दोनों का डिवाइड हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस आगे प्रोसेस होगा जिसमें साइटोप्लाज्म भी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रोसेसेस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब सेल डिवीजन वही प्रोसेसेस है, टीलोफेज में आके बिल्कुल अलग। और देखो, टीलोफेज का मतलब है एम फेज खत्म, एम फेज के बाद फिर जीवन आ गई, और जीवन में आके अब देख रहे हैं इंटरफेज में फिर से वो क्रोमेटिन मटेरियल में ही जो है वो चेंज हो गए हैं। कौन, जो कंडेंस क्रोमोसोम हुए थे। ठीक है, इंटरफेज जीवन में वही थे, क्रोमोसोम्स कैसे थे, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस थोड़ी हुआ था। लेकिन अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होने लगा, और लेट प्रोफ ठीक है, क्या होने लगा था, अर्ली प्रोफेज में आते आते क्या हुआ था, ये जब सेल डिवीजन के लिए आ गए थे तो डीएनए जो है कंडेंस होने लगा था, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़े थोड़े डिसइंटीग्रेट होने लगी थी, और सेल ऑर्गेनेल भी थोड़े थोड़े डिसअपियर होने लगे थे। लेकिन लेट प्रोफेज में आते आते जो है क्या हो रही है, ये जो क्रोमोसोम्स तो बिल्कुल कैसे शेप में आ गए हैं, बिल्कुल मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल था कंडेंस हो गया है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए हैं इन्होंने एक, क्योंकि डीएनए क्या हो गया था, डबल हो गया था। अब डीएनए डबल हो गया था तो दो ही तो डीएनए की वो बनेंगी इसमें भी, क्योंकि डीएनए डबल करा था हमने प्रिपरेटरी फेज में। तो इसमें लेट प्रोफेज में क्या हुआ, बिल्कुल कंडेंस हो गए हैं और सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर हो, ये जो देखो किंटोकोर्स क्या होते हैं, किंटोकोर जिससे आपका सेंट्रोमियर से अटैच होता है, उससे ऊपर एक डिस्लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको काइंटोकोर बोलते हैं। अब मेटाफेज में क्या हो गया, बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं, एक इक्विलेटरल प्लेन में लाइन में अरेंज हो जाते हैं। और फिर एनाफेज में इसकी जो
क्या हो रही थी एनाफेज में आते आते कि जो सेंट्रोजोम्स थे वो अपना क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर को छोटा कर लेते हैं, बीच में से सेंट्रोजोम्स फट जाते हैं और फट के अलग अलग टीलोफेज में न्यूक्लियस जो है अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब टीलोफेज के बाद वो फिर दोबारा से जाते हैं तो फिर दोबारा से जो है क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाते हैं कौन, क्रोमोजोम्स, जैसे इसमें दिखाई दे रहे होंगे। इसमें तो बिल्कुल कंडेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें आगे चेंज होकर फिर वही क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाते हैं, तो रिकंडेंस हो जाते हैं। अब अर्ली प्रोफेज में देखो, अर्ली प्रोफेज दिखाई दी कि अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी डिसइंटीग्रेट पूरी तरह से नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी होने स्टार्ट हो गई और जो आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लेट प्रोफेज में कंडेंस हो गया है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, पहले से ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखाई दे रही है, किसमें, लेट प्रोफेज में। अब हम प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट फेज होती है और ये माइटोसिस की, और इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमेटिन मटेरियल का और क्या कर लेती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बना लेती हैं जो कि सेंट्रोमियर से ज्वाइन रहती हैं और सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन का स्टार्ट हो जाता है और इस फेज में अगर तुम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हो तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं दिखाई देती। कौन से फेज में, प्रोफेज में। मेटाफेज में आप क्या देख पा रहे हैं, मेटाफेज में आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो पहले कहाँ थे, ये जो सेंट्रियोल्स थे पहले ही यहाँ पे थे और यहाँ पे थे, लेकिन अब किधर पहुंच गए हैं, दोनों ही अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कर लिया है, सेंट्रियोल्स ने ये स्पिंडल फाइबर निकाल दी और स्पिंडल फाइबर देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये क्या है कि बीच में तो क्या होता है, सेंट्रोजोम्स, लेकिन सेंट्रोजोम्स के जो ऊपर है ये है किंटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया। मेटाफेज में ये हुआ। मेटाफेज में क्या हुआ कि न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गई है, क्रोमोसोम्स किधर, जब न्यूक्लियर एनवेलप ही खत्म हो गई है तो न्यूक्लियस जो आपके क्रोमोसोम्स है वो तो भागेंगे साइटोप्लाज्म में। अब ये देखा कि क्रोमोसोम्स दो सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फॉर्मेशन भी, क्योंकि स्पिंडल भी क्या हो गया, बन गए हैं, वो भी कंप्लीट हो गया है और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्विलेटर प्लेट पे आके लेट गए जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहा था। ठीक है, अब एनाफेज में आके टूट गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं, क्योंकि क्या हुआ, सेंट्रोजोम्स ने क्या किया, अपने स्पिंडल फाइबर को छोटा कर दिया, टूट गए, फट गए बीच में से और अपोजिट पोल पे पहुंच गए दोनों। ठीक है, और एनाफेज में ये सब हुआ। फिर उसके बाद टीलोफेज में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी इनका दोनों का क्या हुआ, अलग अलग हो गया, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेसेस हो गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एनाफेज में वो सेंट्रोजोम्स फट गए थे बीच में से और स्पिंडल फाइबर ने बिल्कुल अलग अलग हो गए ऊपर नीचे, और इसमें दोबारा से जो है सेल ऑर्गेनली और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब जो दोबारा से क्या होंगी, रीअपेयर हो जाएंगे, किसमें, टीलोफेज में। ठीक है, और टीलोफेज में एक चीज क्या होगी, क्रोमोसोम्स का दोबारा से रिकंडेंस, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल में ही वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन की। इसमें क्या होते हैं कि डिफरेंट चेक मैकेनिज्म होते हैं सेल साइकिल में जो कि रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन को, कि मतलब अगर जैसे वो जीवन से एस फेज में जा रही है, क्या जो चीजें प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रही है, उतना डीएनए का डबलिंग हो रही है, नहीं हो रही, डीएनए क्या जो सेल डिवाइड करना चाह रही है उसका डीएनए पहले जो एग्जिट कर रहा है वो ठीक है नहीं है, इन सब की जो चेकिंग है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की खराबी है तो क्या सेल, मतलब खराबी है तो उसको मतलब नहीं कर पाएगी, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी जब तक वो रिपेयर नहीं करेगी, तो इन सब चीज़ों की जो है यहाँ पे चेकिंग होती है। जीवन चेक पॉइंट में क्या होता है, जीवन और एस फेज के बीच में होता है, इसमें देखा जाता है कि कहीं डीएनए तो डैमेज नहीं है, कहीं जो डीएनए रिप्लिकेट कर रहा है अपने जैसा डीएनए बना रहा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इन सब का जो है ये क्या करता है यहाँ पे चेकआउट करता है। इसके साथ साथ ये एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशन चेक करता है कि भाई शुगर बीपी तो सही है या नहीं है, न्यूट्रिशन तो सही मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे चेकआउट होती है। G2 चेक फेज जो होता है G2 और एम फेज के बीच में होता है, इसमें क्या करता है कि सेल डिवीजन क्या अच्छे से चल पा रही है या नहीं चल पा रही, जो मतलब एस फेज से जो डीएनए डबलिंग हुई है क्या वो सही मिला है नहीं मिला है, कोई अनडैमेज मतलब डैमेज डीएनए तो नहीं है, इन सब का क्या होता है चेक किया जाता है। अगर कोई एरर पाया जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और एम चेक फेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल बने हैं, ठीक है, यानी इसमें चेक करेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो सही तरीके से क्रोमोसोम से अटैच है नहीं है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से अटैच नहीं होंगे क्या होगा, तो एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स स्प्लिट हुए थे वो अच्छे से स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या बताया कि साइक्लिन्स आर प्रोटीन दैट एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज फॉर द रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल में तो ये सब प्रोसेसिंग चलती है, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस ये वाली प्रोसेसिंग चलती है। अब बताया कि जो सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है एंजाइम जिसका नाम क्या है, साइक्लिंग डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज।
क्या नाम है? साइक्लिंग डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये जो है क्या है, नाम है किसका, जो एंजाइम सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि इसमें सेल डिवीजन का एंड हो जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसा हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरो के दौरान हो रहा था कि वो जो बीच में जो जो आपकी सेल है वो धसी धसी सी हो रही थी, सेल मेम्ब्रेन वो धसी धसी सी हो रही थी, और वो बीच में मतलब अंदर क्या करती जाएगी, क्या करती जाएगी, इसमें क्या हो रहा था, क्लीवेज फ्यूरो के द्वारा जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था, और माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचते जाते हैं और वो जो है साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है। और प्लांट सेल में जो होता है ये सेल प्लेट के द्वारा होता है। देखो ये तो है, इधर वाली तो है एनिमल की, दूसरे वाली है आपकी किसकी, प्लांट की। तो आप देख रहे हैं कि क्लीवेज फ्यूरो हुआ, माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अंदर की तरफ खींचते जाते हैं और दो में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो इसमें क्या हो रहा है, एक बीच में सेल प्लेट बन रही है। इसमें क्या होगा कि जो गोल्गी बॉडीज होती हैं ना, वो डिसइंटीग्रेट मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और जब मूवमेंट होगा ना तो इस सेंटर पर जाके वो ये जो है क्या अरेंज होने लगेंगी, और फिर एक कैसी सेल प्लेट की तरह, या फिर आप बोल सकते हैं एक मिडिल लैमेला की तरह दिखाई देंगे, और लास्ट में जाके ये दो सेल बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता है। थैंक यू। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।